हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य शिक्षा पर। चूँकि ये चैनल बहुत दिन पहले बनी थी, लेकिन आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस क्लास 10th को लेकर के है। फिलहाल मैं मैथ को लेकर के चलूँगा, उसके बाद और विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं रियल नंबर्स पर। वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। वास्तविक संख्या को जानने के लिए जरूरी है कुछ मूलभूत संख्याओं को जानना। तो कम से कम इतना संख्याओं को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके जाने आप वास्तविक संख्या को नहीं जान सकते, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या लगभग क्लास 6 से ही ये सब शुरू हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लास 10th के भी बच्चे होते हैं जिन्हें ये चीज़ भी पता नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये पहले से भी पता होगा, तो दिक्कत नहीं है। जिन्हें पता नहीं होगा वो पता कर लेंगे, और जिन्हें पता है वो एक बार रिमाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जिसका प्रयोग हम हर दिन करते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। किसी वस्तु को जब हम गिनते हैं तो कुछ बोलते हैं 1 2 3 4, यही तो प्राकृतिक संख्या है। अर्थात प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा आपका 1 2 3 4। तो हम गिनती में अक्सर 100 तक का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक संख्या 100 पर जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि गिनती उसके बाद भी हो सकती है। 101, 1001, इसके बाद भी बहुत। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है कि नेचुरल नंबर कहाँ समाप्त होगा, इसलिए इसको अनंत तक माना जाता है, जिसका संकेत इस रूप में रखा जाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से इन्फिनिटी तक आ जाता है। इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, चूंकि ये संख्या अभी अधूरी है। पूर्ण का मतलब होता है जो पूरा हो चुका हो, लेकिन सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो वह अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। जब हमको 9 तक लिखना होगा तो हम आराम से लिख लेंगे, लेकिन जब 10 की बात आएगी तो हमको एक अलग अंक की जरूरत पड़ती है, 0 की। इसलिए जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो परिवार जो संख्याओं का बनता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या और 0 के समूह को, प्राकृतिक संख्या और 0 के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या और 0 का समूह। उसके बाद हम आते हैं सम संख्या। आप सम संख्या को ऐसे समझ सकते हैं। अभी हम पढ़ लिए हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए हैं। तो प्राकृतिक संख्या के ही ये समझ लीजिए कि ये 2 पार्ट और कुछ सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या के ही 2 पार्ट हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार से और आगे जाए। सम संख्या का मतलब हुआ कि जब हम किसी संख्या में 2 से भाग करें तो वो उसका जो भागफल आए
वो भागफल प्राकृत संख्या में से ही कोई न कोई हो, अर्थात उसका भागफल किसी प्रकार से दशमलव में ना आए। जैसे यहाँ 2 से अगर हम 12 में भाग करें तो ये पूरा का पूरा भाग लग जाता है, अर्थात ये भागफल जो 6 आया है ये प्राकृत संख्या का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जब भी हम किसी संख्या में 2 से भाग करें तो उसका भागफल जो हो एक प्राकृत संख्या हो, तो इसको हम कहेंगे सम संख्या। लेकिन अगर इसी जगह ये भागफल अगर किसी प्रकार से दशमलव में आ गया तो वो विषम संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे 2 से अगर हम 7 में भाग करें, 2 तिहाई 6, 1 दशमलव देना पड़ेगा, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ जो भागफल आया है वो आया है दशमलव, अर्थात ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या नहीं है तो इसलिए इसको विषम संख्या के रूप में माना गया है। तो प्राकृत संख्या के 2 रूप सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या आप समझ गए हैं, ऐसी संख्या जिसे 2 पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी इसका भागफल जो हो वो प्राकृत संख्या में आए तो उसको हम कहेंगे सम संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर भागफल प्राकृत संख्या में नहीं आए, दशमलव में आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे विषम संख्या। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ प्राकृत संख्या समझ गए हैं, पूर्ण संख्या समझ गए हैं, सम संख्या समझ गए हैं, विषम संख्या भी समझ गए हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम देखते हैं कि पूर्णांक में नेगेटिव प्राकृत संख्या, पॉजिटिव प्राकृत संख्या और शून्य को शामिल कर लिया जाता है। तो नेगेटिव जैसे अभी हम इसमें देखे थे कि पॉजिटिव यानी प्राकृत संख्या, सीधा समझे, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ खत्म होगा लिमिट नहीं है। उसी प्रकार से हम इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर नेगेटिव में बात फिर वहीं पर पहुंचेगी, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। और एक बीच में रहता है शून्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्या हो और ऋणात्मक यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या और 0 हो, उस संख्या समूह को हम पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात और रख सकते हैं, जैसे यहाँ तक हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या, और जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। अभी तुरंत हम पढ़े थे पूर्ण संख्या में, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या है, इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या हम पूर्णांक का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत 3 प्रकार की संख्याएं आ जाती है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या। लेकिन जब पूर्ण संख्या के रूप में बोलेंगे तो 2 प्रकार की संख्या आ सकती है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हम पूर्णांक को भी समझ गए हैं। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अर्थात यहाँ पर आप कुछ संख्या हम लिख रहे हैं, संख्या से आप समझिए। चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही तक हम संख्या रखते हैं। इससे ज़्यादा और आप लिख सकते हैं, उस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके गुणनखंड की, गुणनखंड यानी किसी संख्या में अन्य कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है, उसको हम उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। 1 से तो हर संख्या में भाग लगता है। उसके बाद
2 से इसमें भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, उसके बाद 6। मतलब ये हो गया कि ये सारी संख्याएं इसका गुणनखंड हो गया। तो वे सारी संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित करता है उसको कहते हैं उस संख्या का गुणनखंड। तो भाज्य और अभाज्य को एक साथ आप समझिए। तो ऐसी संख्याएं पहले यहां पर देख लीजिए, 1 में किससे भाग लगेगा? सिर्फ 1 से ही लगेगा। 2 में 1 और 2, 3 में 1 और 3 से, 4 में अगर हम 4 को डिवाइड करें किस संख्या से लगेगा तो 1 2 और 4, 5 1 5। 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? अभी तुरंत हम यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 और 6। 7 में 1 और 7, 8 1 2 4 और 8। 9 में 1 3 और 9। 10 में 1 2 5 10। अब आप यहाँ पर 1 को अगर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी कि कुछ संख्याएं ऐसी है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है। मैं उसको घेर देता हूं। ये सारी संख्याएं इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। बाकी जो संख्याएं हैं उसके 2 से अधिक गुणनखंड है। और इसी आधार पर भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य कहा जाता है। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के कितने गुणनखंड है? 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड। यानी 4 के 3 गुणनखंड हैं, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसलिए इसको कहा गया भाज्य संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य कहा जाता है। तो चूंकि गुणनखंड का मतलब हम पता है कि ऐसी संख्या जो उस संख्या को विभाजित करे। वास्तव में ये 1 और 2 वास्तविक विभाजक संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये 2 है, 1 से तो सब में भाग लग ही सकता है और 2 से भी सब में लग ही सकता है। तो ओरिजिनल रूप से ये विभाजक नहीं होता है, क्योंकि विभाजक संख्या का मतलब होता है जो उस संख्या को कुछ टुकड़ा में बांट दे, फिर हम कहते हैं कि वो वास्तविक गुणनखंड या विभाजक संख्या है। जैसे 2, तो 4 को 2 जगह बांट सकता है, 2 2 के रूप। इसलिए ये गुणनखंड वास्तविक गुणनखंड होता है, जबकि ये सारे गुणनखंड ये वास्तविक गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप भाज्य और अभाज्य समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, प्राकृत संख्या जिस संख्या का प्रयोग हम गिनती के रूप में करते हैं। पूर्ण संख्या जब हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देंगे। सम संख्याएं हम बताए हैं कि कोई भी संख्या जिसमें जब हम 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और उसका जो भागफल हो वो प्राकृत संख्या में से ही कोई ना कोई हो, उसको हम कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर उसका जो भागफल हो वो प्राकृत संख्या में से नहीं हो या पूर्ण संख्या में से नहीं हो। पूर्ण संख्या में से भी भागफल आ सकता है, बस 0 नहीं आ सकता। पूर्णांक के बारे में बताए हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का समूह होता है। भाज्य संख्या अभी हम तुरंत पढ़ लिए हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको कहेंगे भाज्य, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको कहेंगे अभाज्य। यहाँ पर अब एक चीज हम देख सकते हैं कि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड, इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है। मान लीजिए आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, निम्न में पहला अभाज्य संख्या कौन है? आपको ऐसा दे सकता है 4 तो मान लीजिए अभाज्य है ही नहीं, 3 रखते हैं, 5 2 7। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में पहला अभाज्य संख्या कौन है? पहला अभाज्य
तो पहला अभाज्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अभाज्य की शुरुआत यानी ऐसी संख्या जिससे केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, सबके 2 गुणनखंड है, लेकिन पूछ रहा है कि पहला अभाज्य, तो पहला अभाज्य 2 होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य यानी कि 2 केवल और केवल एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है, इसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब विषम है, तो पहला सम अभाज्य संख्या 2 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या पर। आप किताबों में पढ़ चुके होंगे, परिमेय संख्या मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी जैसे हम भिन्न को लिखते हैं ना 4/5, 2/3, यानी सीधा समझ लीजिए कि जो बट्टा के रूप में हो। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे का जो संख्या हो यानी Q, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी संख्या के नीचे अगर हम 0 रख देंगे इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अर्थात ये मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वह बट्टा आप बोल सकते हैं P/Q के, यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो बट्टा के रूप में होना चाहिए। हम यहाँ पर ये दोनों परिमेय संख्या हो सकती है। 5 अब ये बट्टा के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसके नीचे एक यानी हर स्थान एक रख करके इसको हम बट्टा का रूप बना सकते हैं, इसलिए 5 भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ से आप देख लीजिए एक चीज और कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो भी परिमेय में ही होगा, इसको भी हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं या बट्टा के रूप में ही लिख दीजिए माइनस में, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 स्वयं एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम किसी 0 के नीचे यानी हर के रूप में कोई संख्या लिखते हैं उसका मान 0 आता है, मीनिंगलेस नहीं आता है, इसलिए इसको यानी 0 को हम परिमेय मानते हैं। अगर हम इस संख्या की तुलना करें अभी तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के जो हम पढ़े थे प्राकृत संख्या में, तो इसका तो मतलब जैसा अभी हम यहाँ पर बताए थे कि अगर सीधा ऐसा भी संख्या है इसके बट्टा में 1 रख करके हम इसको P/Q के रूप में मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्राकृत संख्या है उसके नीचे में भी हम बट्टा 1 रख करके उसे P/Q के रूप में ही मानेंगे। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन जब इसका उल्टा आएंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या अगर कह दें कि प्राकृत संख्या है तो नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस रूप में सीधा साधा गिनती की संख्या है। लेकिन अभी हम देखें कि परिमेय में बट्टा के रूप में भी आता है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे दशमलव में आएगा, अर्थात ये बट्टा के रूप में है। तो ये संख्या तो प्राकृत में नहीं है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है, लेकिन P/Q के रूप में लिखने के आधार पर प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। फिर देखते हैं पूर्ण। अभी हम बताए हैं कि 0 भी परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, यानी ये समझ लीजिए कि जितना भी पूर्ण है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या। फिर इसी के अनुसार इसका उल्टा इस पर लागू नहीं होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। फिर आता है सम। तो अभी हम बताएं कि सम और विषम तो प्राकृत संख्या से ही निकला है, इसीलिए प्रत्येक सम और विषम भी परिमेय संख्या। पूर्णांक तो माइनस में है तो वो प्राकृत संख्या है, लेकिन माइनस में, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में भी तो परिमेय आ रहा है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय है। भाज्य और अभाज्य तो प्राकृत संख्या से ही निकला है, इसका मतलब ये दोनों भी परिमेय संख्या।
तो इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या से पहले जितना भी है ये सब के सब परिमेय में शामिल है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि परिमेय संख्या जब हम पढ़ेंगे इसका मतलब होगा कि इससे ऊपर जो ये सारी संख्याएं हैं इस सबको हमने पढ़ लिया है। इसलिए अगर परिमेय संख्या पढ़ने के लिए हमको इतना संख्या की जानकारी रखना जरूरी है। अब अपरिमेय संख्या पढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा है अभी परिमेय में कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, यानी एक प्रकार से बट्टा के रूप में हो, तो परिमेय होता है। इसका सिर्फ उल्टा आप समझ लीजिए कि ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में आ सकता है कौन, जैसे √2, √3, √5, √4। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये प्राकृत संख्या हो जाता है, सीधा सा अंक आ जाता है। और अभी हम बताए हैं कि जितना भी प्राकृत संख्या है सबके सब परिमेय संख्या है। इसका मतलब √4 अपरिमेय नहीं होगा। अर्थात जिसको P बटा Q के रूप में न लिखा जाए, मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी प्राकृत संख्या में वर्गमूल ना निकले, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया। इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये अंतर हो गया। यहाँ तक हम इन संख्याओं को समझ लिए। अब चलते हैं जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सा, अगर इतना तक हम समझ गए हैं तो अब वास्तविक संख्या का परिभाषा मुश्किल नहीं है, आराम से इसका परिभाषा दे सकते हैं। वास्तविक संख्या माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देंगे उसी समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब वास्तविक संख्या में ये दोनों आ जाता है, या यूं कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या के दो प्रकार हो सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी हम देख लिए हैं कि परिमेय संख्या में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। ये इतने संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमको ये अब नहीं देखना है कि ये वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब सीधे आप समझ लिए, दुनिया की जितना भी संख्या है सब के सब वास्तविक संख्या है। दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा तक पहुंच गए हैं कि कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या, चाहे वो जिस रूप में हो, बट्टा में हो, जीरो हो, माइनस हो, प्लस हो, रूट के अंदर हो, ना निकलने वाला हो, रूट के अंदर हो, इसका वर्गमूल निकल जाए, कोई भी संख्या हो वो सब के सब वास्तविक संख्या होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज भर के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर हम कल इसके बाद हम पढ़ाएंगे। कल हम शांत और अशांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।